नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। दुर्ग की छठी क्लास को लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं और स्कूल लेक्चरर की अपनी क्लास नंबर है आज 59। उम्मीद कर रहा हूं जैसे मैं रेगुलर क्लास ले रहा हूं तो आप भी रेगुलर याद कर रहे होंगे। अभी बहुत अच्छा समय है याद करने का, जितना साथ साथ याद कर लोगे ना तो बहुत अच्छे से। देखो ये पार्ट आपका कब कवर हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, साथ में आप आपका सब्जेक्ट भी कवर कर सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट आपका आपको खुद करना है, मैं जीके करवा रहा हूं, ठीक है ना। फिर बाद में आप लोगों के पास प्रैक्टिस रिवीजन यही चीज बचेगी, और जितना साथ साथ कर लोगे उतना बेहतर है। बहुत अच्छे से प्लानिंग आप कर सकते हो, और निश्चित सिलेक्शन चाहिए तब तो आपको साथ साथ चलना पड़ेगा, नहीं फिर वही बात, सम्मानजनक हार के लिए तो बहुत समय मिलेगा और आराम से भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज अपन पढ़ रहे हैं दुर्ग की छठी क्लास। वैसे गुरुवार, सोम से गुरुवार मैंने कह रखा है आप लोगों को कि सोम से गुरुवार आपको ये क्लासेस दी जाएगी, लेकिन मैं एक क्लास आपको शुक्रवार को भी ये एक्स्ट्रा देने वाला हूं, ठीक है। शुक्रवार को एक क्लास देने वाला हूं, और एक चीज बताऊं, जो आरएस प्री की तैयारी कर रहे हैं उनको एक करंट अफेयर्स का सेशन देने वाला हूं, ठीक है, जिसे बोलते हैं समसामयिकी। ये कोशिश करूंगा मैं संडे को दे दूं, क्योंकि देखो 2 दिन मैं इसकी बढ़िया सी स्लाइड बनाऊंगा, और संडे को नहीं तो सैटरडे को तो अपन ऐसा करते हैं सैटरडे, क्योंकि संडे को मैंने कहा था कि ऑफ रहेगी क्लास, तो अपन या तो सैटरडे या संडे जो भी होगा मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, जैसे सेट होगा वैसे एक करंट का सेशन दे दूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपके जो बचे हुए करंट के सेशन थे अपने वो करवा दिए जाए, ठीक है ना। तो ये है इस सप्ताह की, बढ़िया आराम से पढ़ते रहो, ठीक है। चलो चलते हैं अपन अपनी क्लास की तरफ, और कल एक और क्लास दूंगा, उसमें बचे हुए दुर्ग सारे हो जाएंगे, यानी कि इस सप्ताह अपन दुर्ग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ रहा है वैसे अपन पढ़ते रहेंगे, ठीक। चलिए, आज अपन तारागढ़ पढ़ते हैं। सबसे पहले तारागढ़ के वैसे 2 किले हैं, ठीक है, और दोनों ही आज ही पढ़ेंगे अपन। उससे क्या होगा कि दोनों आपके साथ साथ में तैयार हो जाएंगे कि भाई तारागढ़ है, देखो तारागढ़ भी 2 है, शेरगढ़ भी 2 है, काफी सारे ऐसे दुर्ग है जिनके समान नाम मिलते हैं। तारागढ़ अजमेर में भी है तारागढ़ बूंदी में भी है। पहले अजमेर वाला पढ़ लेते हैं, फिर बूंदी वाला पढ़ेंगे। देखो, अजमेर में कहोगे तो भी चौहानों का शासन रहा है, और बूंदी में भी चौहानों का शासन रहा है। बूंदी में हाड़ा चौहान थे, और यहाँ पे शाकंभरी के चौहान, और फिर आगे इनके शाकंभरी के चौहान से ही जो है वंश शाखाएं आगे बढ़ी है, ठीक है। तो ये चौहानों का शासन तो रहा है। अब कोई इतिहासकार कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण अजय पाल चौहान ने करवाया है, और कई इतिहासकार कहते हैं कि अजय राज चौहान ने करवाया है। चूंकि दोनों चौहान शासक है इसलिए अजय राज ज्यादा सही है, क्योंकि 1113 में इसका निर्माण पढ़ने में आता है। 1113, देखो 111 3 बार लिखना है तब आप अजमेर लिख पाओगे। बिल्कुल आसान है कि नहीं है, 111 3 बार लिखना है, तो 111 3 बार लिखना है तब आप अजमेर दुर्ग पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये यहां से याद करना है, पहली चीज ये याद हो गई। 1113 अजय राज या अजय पाल अजय, ठीक है। अब देखो अजय मेरू, देखो मैं हमेशा बताता हूं मरु, मेरू और माल, ठीक है। ये क्या चीज है, मरु मेरू माल, ये भौगोलिक शब्दावलियां हैं। तो भौगोलिक शब्दावली से याद आया कि राजस्थान का भूगोल, काफी बच्चे कह रहे हैं राजस्थान के भूगोल में जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, राजस्थान का भूगोल भी मैं करवाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी अपन रुके हुए ऑफिशियल डेटा कुछ आ जाए ये। अब देखो जुगाड़ करके तो क्लास देनी है तो वैसे ही दे दूं, लेकिन अभी जो समय है और जो अभी पढ़ लेना चाहिए वो मैं पढ़ा रहा हूं, जो आपको अभी तैयार करनी चाहिए उसकी पुस्तक दे रहा हूं। इसके अलावा आप चाहो कि नहीं हमें तो भाई ज्योग्राफी करनी है, हम बाद में कुछ डेटा चेंज होने पर भी अपडेट कर देंगे, तो आपकी मर्जी है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। मैं एक सही सलाह दे देता हूं, बाकी मानना नहीं मानना आप उसके लिए स्वतंत्र हो। अब देखो भौगोलिक शब्दावली में मरु मेरू माल, मरु यानी कि रेतीला प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाता है, मेरू आता है पहाड़ी क्षेत्र, और माल आता है पठारी क्षेत्र के लिए, ठीक है। जब मैंने भूगोल पढ़ाई थी तब ये सारी चीजें क्लियर की थी। अब ये जो है पहाड़ी क्षेत्र के लिए आता है, यानी कि अरावली क्षेत्र है, और अजमेर जो है वो इस अरावली क्षेत्र में ही है, तो इसके लिए भी आ जाता है अजय मेरू शब्द, ठीक है ना, अजय मेरू। तो ये तो है, इसका नाम अजय मेरू क्यों कहते हैं, इसके कारण। गढ़ बीठली भी इसे कहते हैं कि यहाँ पे बीठली नाम की एक पहाड़ी है, इसलिए इसे गढ़ बीठली कह दिया जाता है। एक मत तो यह है। दूसरा मत यह है कि विठल दास गौड़ सेनाध्यक्ष, मैंने यहाँ पे लिखा भी देखो, शाहजहां का सेनाध्यक्ष विठल दास गौड़ द्वारा इसके कुछ हिस्से का पुनर्निर्माण करवाया गया, इसलिए भी इसे गढ़ बीठली कह दिया जाता है। 2 मत है और दोनों ही बता दिए, ठीक है। जैसे भी प्रश्न आएगा ना
आप उस पे दावा बोल के सही करके आ सकते हो, बस बार बार दोहरान करते रहना और अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो क्लियर रखना, बस ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखो अरावली का अरमान कहा जाता है, तो ये यहीं से इस शब्द को मैंने इसीलिए लिया है कि ये अजय मेरू यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला में है और अरावली का अरमान मध्य में है, ठीक है ना। और राजपुताने की कुंजी कहा जाता है, क्यों क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कहां है, सेंटर में है, राजस्थान के सेंटर में है। तो जहां आप देखोगे तो देखो चिप सिप क्षेत्र रहा था, केंद्र शासित क्षेत्र रहा था, तो अंग्रेजों ने भी यहाँ पे अधिकार करना चाहा। भाई अकबर आया तो अकबर ने भी यहाँ पे किला बनाया, यहाँ पे केंद्र था, तो यहाँ पे यूं है कि राजस्थान के बीच में रह के चारों तरफ शासन किया जा सकता है। अब मान लो कोई केंद्र बनाता है जैसलमेर में, तो जैसलमेर से फिर बाद में धौलपुर में कुछ हो गया तो कैसे वहां पे सही तरीके से मैनेज किया जाए, या बना दिया श्री गंगानगर में, फिर बांसवाड़ा में कुछ हो गया तो क्या किया जाए, इसलिए सेंटर में बनाया जाता मुख्यालय। तो ये क्या था कि केंद्र था, इसलिए राजपुताने की कुंजी कहा गया। पहले राजस्थान को राजपुताना कहा जाता था, तो राजपुताने की कुंजी यानी कि चाबी है ये। आई बात समझ, इस शब्द के मैंने मायने बता दिए हैं। चाहे आप फ्रेशर होंगे ना, बिल्कुल कोई फ्रेशर भी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्लासेस बहुत अच्छी और बेनिफिशियल रहेगी। क्यों, क्योंकि मैं हर चीज को डिस्क्राइब कर रहा हूं यहाँ। मैं पुस्तकें सारगर्भित लिखता हूं और क्लास विद डिटेल लेता हूं, ये मेरा हमेशा से रहा है। जो पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो इस शैली से बखूबी वाकिफ है और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सिलेक्शन के मंत्र यही है, ठीक है ना। आओ, राजस्थान का नाका कहा जाता है कि यहाँ पे नाका बिठा दिया यानी कि ठीक है। एक तो राजस्थान के नाके में ध्यान रखना है आपको, तारागढ़, दुर्ग, अजमेर वाला। एक व्यक्ति का भी नाम ध्यान रखना है, केसरी सिंह बारठ, इनको भी राजस्थान का नाका कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इसे दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। जिब्राल्टर दुर्ग से इसकी तुलना की गई है। यहां पे दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो इसे कहा जाएगा पूर्व का जिब्राल्टर, एक तो कहा जाता है पूर्व का जिब्राल्टर, ठीक है, और एक कहा जाता है दूसरा जिब्राल्टर। अब क्यों और किसने, तो देखो एक व्यक्ति जो बार बार आपको परेशान करता है जिसका नाम है बिशप हैबर। बिशप हैबर, इसने तो कहा है पूर्व का जिब्राल्टर, और ये जो है दूसरा जिब्राल्टर ये कहा है विलियम बेंटिक ने, ठीक है। शॉर्ट में लिख देता हूं, आप पूरा लिख देना। और ये दे रखा है आपके 10वीं की आरबीएससी पुस्तक में, अपनी जो वस्तुनिष्ठ आई है उसमें बहुत बढ़िया तरीके से इसको व्याख्या में शामिल किया गया, और ये अन्य प्रमाणिक किताबों में मिलता है, यानी कि दोनों ही जानकारियां सही है, ठीक है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर दूसरा कहते हैं कि पूर्व का कहते हैं, कभी आपने बिशप हैबर बताया, कभी आपने विलियम बेंटिक बता दिया, हम किसे माने। देखो कंफ्यूजन की समय जो है माननी हमेशा खुद की चाहिए। कंफ्यूजन का इलाज आपका शिक्षक नहीं कर सकता, कंफ्यूजन का इलाज जब तक आप स्वयं करोगे तभी आप मतलब अच्छी तरीके से उस पर संतुष्टि पाओगे, ठीक है ना। बाकी कंफ्यूजन ये है, हमेशा क्या होता है कि अपन संपूर्ण जानकारी नहीं होती तभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यहां पे मिल गई आपको संपूर्ण जानकारी, अब कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा, है कि नहीं, बात ओके है कि नहीं, ठीक है। आओ आगे, पेन चेंज करना। अच्छा, कहां चल रहे थे, इस पर राजस्थान के सबसे ज्यादा देशी आक्रमण हुए। देखो विदेशी आक्रमण तो सबसे ज्यादा हुए हैं बटनेर दुर्ग पे, जो सीमा पे होगा, बॉर्डर पे होगा, उस पे तो होंगे विदेशी आक्रमण ज्यादा, और जो सेंटर में है, ठीक है। अब विदेशी तो पहुंचेंगे तब तो दूर की बात है, यानी सबसे ज्यादा देशी आक्रमण उसी पे होंगे। सब अजमेर दुर्ग पे कब्जा करना चाहते हैं, इस पे अगर हासिल कर ली अपने विजय तो अपन पूरे राजस्थान पे कर लेंगे। तो इसलिए देशी आक्रमण सबसे ज्यादा किस पे हुए, अजमेर दुर्ग पे, कारण है कि ये सेंटर में था, ठीक। चलिए, पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ी राजकुमार, राजा तो नहीं बन पाए, इन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से भी जानते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि घोड़ा बहुत तेज चला दौड़ाते थे, इसलिए इन्हें उड़ना राजकुमार कहा गया। इनकी पत्नी का नाम था ताराबाई। इन ताराबाई के लिए इन्होंने इस दुर्ग के कुछ हिस्से का पुनर्निर्माण करवाया, और ये ताराबाई यहाँ पे रही थी, इसलिए ताराबाई के यहाँ पे निवास करने के कारण इस दुर्ग का नाम हो गया तारागढ़। बाकी ये इतने नाम थे। अब तारागढ़ नाम क्या है और क्यों है, उसके पीछे की स्टोरी ये है। देखो क्लास स्किप करें देखी ना तो बिल्कुल ही कोई मजो नहीं आए। आप भले उस समय देखो जब आप बिल्कुल के हाँ अब मैं आधा घंटा फ्री हूं, मैं भी कोई ज्यादा लंबी क्लास लेता नहीं हूं, क्योंकि ध्यान है, टाइम आपके पास में नहीं है तो हमारे पास भी नहीं होगा।
कल एक कम्युनिटी पे पोस्ट डाली थी कि जीजीडी फैक्ट कितने विद्यार्थी रोज देखते हैं। तो देखो कई बच्चों से तो बहुत अच्छा यूं लगा कि कईयों ने कॉपी मेंटेन कर रखी है, डेली उसमें लिखते हैं। एक बेहतरीन संकलन आप लोगों के पास में हो जाएगा, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि सर हम लेते तो रोज है, सेव कर देते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते, रोज देखते नहीं है। तो अब देखो हम यदि ऐसा कर दे तो हमने तो नियमितता रखी है, और ये जीजीडी फैक्ट आपको याद करने में यदि आप ढंग से 10 मिनट भी नियमित हो जाओ ना, कि हाँ 10-15 मिनट मुझे इसके लिए देने हैं, तो 100% याद हो जाएंगे। फिर क्या है, दोहरान करते रहो बार बार, चीजें वही तो है। और ये तो मतलब फ्री फोकट में आपको मिल रही है चीजें। यदि हम इसके पैसे ले रहे होते तो आप डेली याद करते। यहाँ पे क्या फ्री में मिल जाती है तो आप थोड़ी सी वैल्यू कम करते हैं। हालांकि प्रेम बहुत दिखाते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे क्या होती है, वैल्यू कम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वैल्यू कम करेंगे तो हम ये एफर्ट बंद कर देंगे, क्योंकि हमें तो पता है ना हमारी वैल्यू क्या है, तो हम तो ये एफर्ट को जारी रखेंगे। निवेदन सिर्फ इतना करना चाहूंगा कि मेरे जो एफर्ट है, मेरी टीम के जो एफर्ट है, उसके साथ आप भी न्याय करें, कम से कम याद करें। उससे होगा क्या, होगा ये कि आप लोगों का सिलेक्शन होगा। हमें क्या है, 4 स्क्रीनशॉट ज्यादा मिलेंगे, 8 दुआएं ज्यादा मिलेगी, और राजी हो जाएंगे बस। और क्या है, बस यही चीज है ना। तो कम से कम याद कर लिया करो। क्लास आती है डेली, आधा घंटा नियमित रखो फिक्स, कि हाँ आधा घंटा देख ली हमने, उसके बाद में हम 15-20 मिनट इसको दोहरान करके याद हो जाएगी, बस इतना काम। और ये सारी चीजें कर लोगे तो आपकी कम से जीजीडी फैक्ट मिला दो, क्लास मिला दो, आपके 1-1.5 घंटे में निपटारा है। भाई लोग तो आपको यही क्लास 2-2 घंटे लाइव बिठा कर देते हैं कि लाइव देखो, 2 घंटे बातें करते हो। मैं आपको आधे घंटे में देता हूँ, आधा घंटा आप याद करने में लगा दो, बस काम खत्म। इतना नियमित कर लोगे ना अपने आप को, फिर आप देखना कि आप 2 महीने 4 महीने बाद आपकी स्थिति क्या होती है, और जो नियमित नहीं है उन स्टूडेंट की स्थिति क्या होती है। क्षमा चाहता हूं बीच में टाइम लिया, लेकिन ये जरूरी था। चलिए, इसका नाम तारागढ़ हो गया। विठल दास गौड़ की स्टोरी में बता दूं। इसके अलावा इस दुर्ग में निर्माण क्या क्या, देखो अभी इसकी कंडीशन दुर्ग की इतनी बढ़िया नहीं है। इसके अंदर निर्माण क्या क्या है, मीरान साहब की दरगाह है, ठीक है। यहाँ के मतलब कह सकते हो कि यहाँ के गवर्नर थे एक तरीके से, मतलब सैन्य अधिकारी थे, जिनका नाम था मीर सैयद, लिख दूं क्या, मीर सैयद हुसैन खिंगस्वार। इनकी यहाँ पे क्या है, दरगाह बनी हुई है, और इन्हीं का एक घोड़ा था, उस घोड़े की भी मजार बनी हुई है यहाँ, ठीक है। ऐसा एकमात्र दुर्ग है जिसके अंदर घोड़े की मजार बनी हुई है। यानी कि देखो घोड़े की छतरी भी है, ऐसी बात नहीं है, चेतक की छतरी है बलीचा के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या है, घोड़े की मजार बनी हुई है इसके अंदर। और यहाँ चढ़ते हैं चने। अब घोड़ा क्या खाता है, घास खाता है या चने खाता है? ज्यादा चने इसलिए खिलाते हैं, देखो घोड़े को हॉर्स पावर कहते हैं ना, तो वो चाहिए, यानी कि घोड़े वाली ताकत भी तो चाहिए। तो यहाँ पे इसको चने खिलाए जाते हैं, घोड़े को चने खिलाए जाते हैं, यहाँ पे चने चढ़ाए जाते हैं। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे चने चढ़ाने से मन्नत पूरी होती है, ठीक है। तो ये रूठी रानी उमा दे, आज का टास्क आप लोगों का, मैं हर क्लास में एक टास्क देता हूं, लेकिन बहुत कम लोग जो है जवाब देते हैं। हजारों की संख्या हम देखते हैं, 24 घंटे में 15-20 हजार स्टूडेंट तो 100% देख लेते हैं क्लास, लेकिन जवाब कितनों के आते हैं, 4 या 5 बस। उनके लगभग नाम भी मेरे ध्यान में रहते कि हाँ ये है, और वो कहते भी सर आज का टास्क पूरा। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, ध्यान रखना, बस जहां पे जरूरत महसूस होती है वहां जवाब देता हूँ, बाकी मैं पढ़ता सबके हूँ। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, आपका आज का टास्क है कि रूठी रानी, मैंने नाम तो बता दिया ना आपको, उमा दे तो बोल दिया शायद। चलिए, रूठी रानी किसकी रानी थी, ठीक है, यूं नहीं कि मैं वो ही बता दूं किसकी रानी थी और किसकी। देखो एक तो बताना है कि पत्नी किसकी थी, सीधी सिंपल भाषा में बात करा, पत्नी किसकी थी और पुत्री किसकी थी, ठीक है। ये दोनों चीजें आप लोगों को आज कमेंट करके बतानी है, ये आप लोगों का टास्क है, ठीक है। आज का डेली कितनी चीजें कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जीजीडी फैक्ट अलग देते हैं, क्लास में टास्क अलग देते हैं, क्लास अलग देते हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की रेस्पॉन्स कम आ रहा है, आप लोग खुद अनियमित हो, इसको नियमित करना, ठीक है ना। ये है। इसके अलावा देखो फिर क्या है, रूठी रानी की छतरी होगी, चश्मा नूर यानी कि एक झरना है, चश्मा कहते हैं झरने को ही कहते हैं, और 14 बुर्ज है यहाँ अलग अलग, ठीक है। और ये बताते हैं कि इसके अंदर एक गुफा भी बनी हुई है, जो गुफा सीधी जाती है फाय सागर के पास में स्थित एक चामुंडा माता का मंदिर है, और वहां पे जाती है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान उस गुफा के माध्यम से चामुंडा माता के मंदिर जाते थे। ठीक, अब लो स्क्रीनशॉट। एक दुर्ग हुआ है अभी तो खाली। आपको क्या लगता है कि ये तो एक स्लाइड है? एक स्लाइड नहीं, यही चीज है। आप खुद कॉपी में लिखने बैठोगे 2 पेज आराम से भर जाएंगे आप लोगों के,
ठीक है, जो मैंने बोली है सारी की सारी, ठीक है। अच्छा, वो तारागढ़ था, तो ये क्या है, ये भी तारागढ़ है। इसका नाम तारागढ़ क्यों कि रात को ये ऐसा चमकता है जैसे कोई, मतलब एक तो पहाड़ी पर स्थित है और रात को इस तरीके से चमकता है जैसे कोई तारा चमक रहा है। आप यदि फोटो पर ध्यान दोगे तो मैंने यहाँ पे नाइट व्यू का फोटो लिया है, नाइट विजन का लिया है। क्यों? क्योंकि इसका नाम इस तरीके से पड़ा है तो किसी ना किसी तरीके से तो लिंक होकर आपको याद रहे। स्लाइड पर मौजूद एक एक शब्द, एक एक चित्र या कोई भी जो चीज है उसका कोई ना कोई लॉजिक है, वही शामिल करता हूं मैं। तो इसका लॉजिक है कि नाइट व्यू इसलिए लिया है इसका फोटो में ताकि आपको ध्यान रहे कि इसका नाम तारागढ़ क्यों पड़ा है। ठीक है, रात को तारे की तरह चमकता है इसलिए इसका नाम तारागढ़ पड़ा है। अरे रात को अपन को किससे डर लगता है भाई? थान ध्यान को नहीं मान तो लागे, भूतों डाकणियों, प्रेत, भूत प्रेत डाकण, इन डर लागे ना, रात को किससे डर लगेगा? तो भूतों प्रेतों से लगता है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि संभवतः इसे भूतों प्रेतों ने बनाया होगा। मेहरानगढ़ के बारे में कहा था कि संभवतः इसे देवी देवता या फरिश्तों ने, परियों ने बनाया होगा। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसको भूतों ने बनाया होगा। इसके पीछे कारण है, तो ये नाइट व्यू से आपको याद रह जाएगा। इसके पीछे कारण है कि क्यों कहा जाता है, इसके अंदर तिलिस्मी मतलब सुरंगें मिली है, गुप्त सुरंगें, जो राजा को ही पता नहीं था। गुप्त सुरंगें मिली है बहादुर सिंह के समय में। यहाँ पे मतलब पठान परिवार एक रक्षा करता था खजाने की। जब वो विश्व युद्ध से लड़के वापस आए, देखा कि यहाँ पे तो पठान परिवार का जो अंतिम सदस्य था वो भी मारा गया और खजाना था ही नहीं। फिर खोजबीन की, ढूंढा तो यहाँ पे अंदर गुप्त सुरंगें मिली, तो राजा को भी पता नहीं था, इसलिए इसे कहा जाता है तिलिस्मी किला। तिलिस्मी किला भी कहा जाता है और भूतों प्रेतों द्वारा निर्मित। ध्यान रह जाइए, इतनी मतलब बकेती करी मैं, हम इतो तो ध्यान रखना ही पड़ी। ठीक है, चलो तारागढ़ दुर्ग कहाँ है? बूंदी। देखो ये राजस्थान का ये जो ऐसा ये संभाग, ये साइड वाला दिखता है ना आपको, ये वाला क्षेत्र, इसे कहा जाता है हाडोती, हाडावंशी चौहानों के कारण। तो ये हाडोती के अंदर नए जिले बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजस्थान का एकमात्र संभाग जो अपरिवर्तित रहा है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें थी वो वही है। निर्माण करवाया अकबर सिंह ने 1352 के अंदर, उपनाम तिलिस्मी किला इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए, धरती से देखने पर आकाश में तारे के समान, इसलिए इसका नाम तारागढ़। बता दिया, समझा दिया, ठीक है। इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा है, यह दुर्ग मानव द्वारा नहीं बल्कि भूत प्रेतों द्वारा बनवाया। ओके, अब देखो ये गर्भ गुंजन तोप। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा एक दो दिन में आपको अलग अलग दुर्गों में जो तोपे हैं ना वो सारे एक जीजीडी फैक्ट के माध्यम से दे दें, ताकि एक ही जगह आप लोगों के कांटा निकल जाए। ठीक है ना, ये करेंगे। यहां पे गर्भ गुंजन तोप है। अब गर्भ गुंजन तोप, जैसा कि इसका नाम ही है, गर्भ को गुंजा देती है, गर्भ को गुंजा देती है। ठीक है, अब गर्भ अलग अलग होते हैं। देखो, एक तो गर्भगृह होता है मंदिर के अंदर, अब मंदिर के अंदर भी यानी कि मध्य भाग जो होता है उसे गर्भ कहा जाता है। एक महिलाओं में गर्भ होता है, ठीक है, जहां गर्भ धारण करती है, यानी पेट के अंदर की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या कहा जाएगा, इस पेट को कह दिया जाएगा, यदि और हिंदी में जाए अपन, उदर, यानी उदर जो है पूरा अंदर से गुंजायमान हो जाता है इसकी आवाज से, ये कहा जाता है। ठीक है, हिल जाते हैं पूरे, इसलिए इसको कहा गया गर्भ गुंजन। दूसरा गर्भ कहा जाता है धरती, यानी धरती पूरी हिल जाती है, इसलिए भी इसे गर्भ गुंजन कहा गया। अब इस तोप की ये खासियत थी, इतनी भयंकर इसकी आवाज आती थी कि जो इसको चलाएगा ना, यानी कि पलीता लगाना पड़ता है। यानी कि देखो बाती होती है, कोई भी तोप है तो उस तोप के ऊपर बाती लगी होती है, उस बाती को लगाएंगे। ऐसे थोड़ी है कि सीध और फूट गई, वो थोड़ी है। यूं तो अपन सूतली बम फोड़ा नहीं भी, मैं भी 4 बार अड़गा हुआ वो लागे कौन। ठीक है, तो ये तो तोप है, तो लंबी बाती रखी जाती है। समझ रहे हो बात को? मैं आपको प्रैक्टिकली जोड़ता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे। मैं हकीकत में 4 बार माचिस बुझ जाए, बाकी कुतली बम नहीं लागे तो डर लागे। ठीक है, और 4 बार में, और जब मतलब वो लाग इन, जब ध्यान ही नहीं पड़ी कि वो लागो यान वे हम दीपावली आ रही है आगे तो ध्यान पड़ी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, लंबी बाती रखी जाती है, उसको कहते हैं पलीता बांधना, पलीता लगाते हैं उसका। उसको लगाकर जो तोपची होता था, इसे यहाँ का उन्हें तालाब में या पानी में कूदना पड़ता था ताकि उसकी आवाज से परेशान नहीं हो, नहीं तो बोले हो जाएंगे। इतना खतरनाक इसकी आवाज थी गर्भ गुंजन तोप की। ठीक है ना, ये इसकी खासियत थी। और आगे मैं और बताऊंगा अगली स्लाइड में गर्भ गुंजन के बारे में। दुर्ग के अंदर जो निर्माण है उसमें चित्रशाला, जिसे रंगविलास महल भी कहते हैं, ये चित्रशाला बनवाई थी यहाँ के शासक उम्मेद सिंह ने, उम्मेद सिंह द्वारा। मतलब यहाँ पे क्या है,
चित्रों का संग्रहालय भी आप कह सकते हो, एक तरीके से चित्रकला संग्रहालय भी है यहाँ पे ये बना हुआ है। इसके अलावा रतन महल, फूल महल, दीवाने आम, नौबत खाना, जीव रखा महल, रानी जी की बावड़ी वगैरह ये सब बनी हुई है। रानी जी की बावड़ी बनवाई थी राजा अनिरुद्ध की रानी नाथावत जी ने, ठीक है। लगभग 500 मीटर तो लंबी है ये बावड़ी। तो ये दुनिया की एकमात्र इस तरीके की बावड़ी मानी जाती है। तो ये सारी चीजें जो है आपके बूंदी दुर्ग से संबंधित है। आप लो स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे। अभी तो देखो दोनों तारागढ़ हुए हैं, हो गए। चलिए अब चलते हैं अपन आगे। ये गर्भकुंजन, ये देख रहे हो आप गर्भकुंजन। अब आपको लगेगा कि सर तोप ऐसी कैसी होती है, हमने तो देखा कि तोप पहियों पर होती है और वो होती है, तोप होती ऐसी है, वहां पे रखी जाती है। अब उनको पहियों पे रखवाया जाता है ताकि वो कहीं भी ले जाई जा सके। जब वो अपन ने जयबाण पढ़ी थी ना, तो जयबाण भी तोप पहले ऐसी ही बनाई गई थी, लेकिन बाद में राम सिंह जी ने उसे पहियों पर रखवाई। ये मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। तो जो चीजें पढ़ाई है उसमें आप लोगों के शंका नहीं रहनी चाहिए। अब देखो ये जो है, अब तो इसकी स्थिति खराब है, अब तो ये लगाओगे तो भी लगेगी नहीं। ये यहाँ पे बूंदी दुर्ग के अंदर ही एक भीम बुर्ज बना हुआ है, जिसे चौबुर्जा भी कहते हैं। क्या कह दिया जाता है? चौबुर्जा भी कहते हैं इसे, भीम बुर्ज को, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ, ये भीम बुर्ज पर रखी हुई है और विशाल आकार और मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। इसके अलावा क्या, जब इसे चलाया जाता है तो इसकी गूंज से उदर में झंकार उठ जाती है, इसलिए गर्भ गुंजन तोप इसे कहा जाता है। उदर यानी कि पेट में झंकार उठ जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है गर्भ गुंजन। इसकी आवाज इतनी भयावह है कि इसका पलीता लगाने के बाद तोपचियों को पानी में कूदना पड़ता था, है नहीं, अब तो नहीं लगा सकते, पड़ता था। इसके अलावा बूंदी दुर्ग के अंदर ही भवानी तोप और विष्णु तोप भी थी। इसके अलावा टोटल वैसे बूंदी दुर्ग में 5 तोपें थी, है ना, 5 थी, जिसमें से ये मुख्य थी, भवानी तोप और विष्णु तोप ये भी। और इसे तो कहा जाता था, जो विष्णु तोप है ना, इसे कहा जाता था नरक की नाली। अब तोप कैसी होती है, नाली नुमा होती है ना, इसे कहा जाता था नरक की नाली। अब देखो इतनी चीजें हम थे कद पढ़ हुई थी, तो भी यदि क्लास ध्यान देख ली ना तो थान याद रह जी क्या हाँ विष्णु तोप कहा था कि हाँ नरक की नाली इनको कहा जाता था। ठीक है, चलिए बढ़िया। ये देख लिया आपने फोटो। फोटो देखने से क्या है कि थोड़ा देखो, सुविधा है तो लाभ क्यों नहीं उठाया जाए, फोटो देखने से याद हो जाती चीजें, और यही तो सुविधा है। जब डिजिटलाइजेशन है तो उसका लाभ भी उठाना चाहिए। मेरी तो आदत कौन के बिल्कुल ही मैं ब्लैंक बोर्ड लिया हूं और फिर वही व्हाइट बोर्ड की तरह लिख रहा हूं। ये बोर्ड ही मेरे से नाराज हो जाएगा कि तूने मुझे लिया ही क्यों है, जब तेरे को मेरा फायदा ही नहीं उठाना है, तुझे तो लिखना ही है तो तू व्हाइट बोर्ड ही लगा के प्लेन वाला ही। इसलिए इसका मैं पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो चीजें देखो नोट्स मेकिंग में मिल जाए आपको, साथ ही मैं उन चीजों को आपको इस तरीके से समझा दूं, याद करवा दूं कि आपके वो क्लास जो है हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो जाए। बाकी वो ही लिखना है और वो परंपरागत तरीके, मैं थोड़ी सी मेरे खुद के नियम अलग है, मेरे खुद के उसूल बने हुए हैं, मेरे खुद की मतलब यूं कह दो पूरा संविधान है मेरा खुद का ही, और उसके अनुरूप ही मैं काम करता हूँ। और उसमें कभी कभी संशोधन कर देते हैं संविधान में भी आप लोगों की सुझाव और राय के अनुसार। ठीक है, और बढ़िया क्या करा। ठीक है, चलो चलते हैं नागौर। अब नागौर दुर्ग नागौर में ही है, डीडवाना कुचामन में नहीं गया है। कुचामन का किला गया, डीडवाना कुचामन में, ठीक है ना, ये नागौर में ही है। अब देखो नागौर दुर्ग यानी कि यदि आप ये कहो कि जांगल प्रदेश की राजधानी इसे कहा जाता था, तो प्राचीन समय में इसका नाम था अहिछत्रपुर। ठीक है, नागवंशी कुछ शासक हुए इसलिए भी नागौर नाम इसका पड़ गया था। निर्माण इस दुर्ग का जो करवाया है वो करवाया है कैमास ने। और कैमास कौन था? वैसे देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान का संरक्षक था। वैसे देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान के पिताजी सोमेश्वर उनका प्रधानमंत्री रहा है, ठीक है, मंत्री रहा है वो कैमास। इसका वैसे ओरिजिनल नाम था कदम्बवास। कदम्बास, कैमास कह दिया करते थे इसे। तो इसने इसका निर्माण करवाया। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। उसने यहाँ पे इस पहाड़ी पर देखा कि एक भेड़ जो है वो भेड़िए से लड़ रही है, पूरी तरीके से संघर्ष कर रही है। तब उसने देखा कि यहाँ की धरती में ऐसा है कि कमजोर भेड़ भी इतनी शक्तिशाली हो जाती है, तो यहाँ पे किला बनाया जाए। इसलिए इन्होंने यहाँ पे दुर्ग बनवाया, नागौर दुर्ग। इसे नाग दुर्ग, नागाना दुर्ग और अहिछत्रपुर दुर्ग भी कहा जाता है। इस किले से अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं जुड़ी है। अब अमर सिंह राठौड़ कौन से? मैं ज्यादातर जटे भी अमर सिंह नाम अजय ने मैं शब्द प्रयोग करिया करूं अमसा,
ठीक है। तो अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं, अमर सिंह राठौड़ मारवाड़ के युवराज थे, ये कह सकते हो आप, मारवाड़ के राजकुमार थे, ये कह सकते हो, क्योंकि शासक नहीं बने। शासक नहीं बने उसके पीछे भी कारण है। इनके पिताजी का नाम था गज सिंह जी। गज सिंह जी, गज सिंह जी के पुत्र एक तो अमर सिंह राठौड़ और एक थे आपके जसवंत सिंह प्रथम, और इनकी एक प्रेयसी थी अनारा बेगम। अनारा बेगम क्या करियो, अनारा बेगम कहो अमर सिंह जी ने, अमर सिंह जी बड़े थे, अमर सिंह जी ने क्यों कहा मेरे हाँ मैं पगरगा बढ़िया है नहीं बह ले रहा हूं, पगरगा समझो मतलब कि मेरे जो सामने जूते पड़े हुए हैं, अनारा बेगम ने कहा वो लेकर आओ मेरे पास। अमशा थोड़ा उग्र स्वभाव रहा, स्वाभिमानी हा, और मतलब यूं यार मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है, मैं तेरे पकड़ के लेके आऊंगा के इतो सस्तो समझी हो गए, नहीं लाऊंगा, ऐसे इग्नोर कर दिया। और जसवंत सिंह जी थोड़ा सीधा, जसवंत सिंह जी छोटा भी आ कि मेरे पकड़ की पड़ी है ले आओ, जसवंत सिंह जी ले आई। और अनारा बेगम बिड़ा दिया किन, गज सिंह जी ने कह दियो के अमसा उत्तराधिकारी सही कौन थे बनाओ जसवंत सिंह जी, तो जसवंत सिंह जी को उत्तराधिकारी बनाया। इसे अमर सिंह नाराज हो गए। अमर सिंह फिर चले गए मुगलों के पास, शाहजहां के यहाँ चले गए थे, और वहां पे भी सलामत खां, एक आगरा के किले की बात है, सलामत खां नाम के वहां पे अधिकारी ने, वहां के दरबारी ने इनको गंवार कह दिया किसी बात पर, वही खोपड़ी खिसक गई, हाथों हाथ तलवार निकाली, गर्दन अलग, काम खत्म, छुट्टी सीधी। और उसके बाद में ये भी हालांकि संघर्ष में फिर बाद में मारे गए, लेकिन वहां पे ऑन स्पॉट काम कर दिया था। तो ये इनकी ज्यादातर अपन कठपुतलियों के अंदर जो गाथाएं पढ़ते हैं वो अमर सिंह जी से रिलेटेड पढ़ी जाती है, ठीक है। तो उनकी शौर्य गाथाओं की स्टोरी यहां से जुड़ी हुई है नागौर के अंदर, क्योंकि जब जसवंत सिंह को शासक बना दिया था तब नागौर की जो जागीर है वो अमर सिंह जी को दे दी थी, ठीक है ना। इसकी आकृति ऐसी है कि इस पर दागे गए गोले इसको क्षति पहुंचाए बिना निकल जाते हैं। ये इस दुर्ग की खासियत है, इस तरीके से बना हुआ है कि इस पे गोले कैसे भी दागे जाए दुश्मन सेना द्वारा वो सीधे निकल जाते हैं। एक और चीज बताऊं, यहाँ पे 1570 में अकबर आके रुका था, ठीक है ना, 1570 में अकबर रुका। अकबर वैसे आता रहता था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वगैरह, तो यहाँ पे रुका था, और इसने यहाँ पे शुक्र तालाब बनवाया अकबर ने, ठीक है। यहां पे ये ध्यान रखना। और ये दुर्ग ऐसा है जिसे यूनेस्को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दे चुका है, और कब दिया है, 2007 के अंदर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दे चुका है नागौर दुर्ग को, ठीक है। अगली बात समझ, वो साइड वालों स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुचामन रे आगे आगे आएगा, ठीक है ना, फिर बाद में मैं यहां से हटू तब ये ले लेना, ठीक है। अब आते हैं डीडवाना कुचामन, ठीक है। ये डीडवाना कुचामन जिले में है। अब जैसा कि इसका नाम है उससे ही आपको पता चल जाता है कि कुचामन दुर्ग कहाँ है, डीडवाना कुचामन में। निर्माण करवाया मेड़तिया जालिम सिंह ने, और उपनाम इसका है जागीरी किलों का सिरमौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे हल्के में मत लेना, ऐसा का ऐसा इसी से रिलेटेड कोटेशन भी है जो अक्सर पूछा जाता है। इसका आकार जो है दुर्ग का, यहाँ पे देखो ये आपको स्पष्ट दिखेगा, क्योंकि चील का घोंसला का होता है पहाड़ी पर, तो चील के घोंसले के समान इसका आकार है, ठीक है। और इसके बारे में कहा गया ऐसा किला रानी जाय के पास हो सकता है, महारानी जाय के पास नहीं, इसीलिए कहा जाता है जागीरी किलों का सिरमौर, ठीक है ना। जो जागीर में दी जाती है जागीरदारों को, वो जागीरी किलों का ये सिरमौर है, शासकों का नहीं, जागीरी किलों का। कि मतलब रानी जाय के पास हो सकता है किसी न किसी के जागीर के रूप में, लेकिन महारानी जाय के पास या ठकुरानी जाय के पास या पटरानी जाय के पास ये नहीं हो सकता। ये इस दुर्ग की खासियत है, ये कहा गया है, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट, अब बढ़ा आगे, देखा आगे स्लाइड है कौन, मुझे भी याद नहीं है जूनागढ़ दुर्ग बाकी है, पढ़ाते पढ़ाते मैं खो जाता हूं अंदर, मुझे याद ही नहीं रहता कि आगे स्लाइड बची है कि नहीं, पता नहीं कब थैंक यू पेज आ जाए, ठीक है। चलो जूनागढ़ कहाँ है, गुजरात में। अब क्या गुरुजी लिखा हुआ बीकानेर है, आप पढ़ रहे गुजरात हो, अरे जूनागढ़ वो गुजरात में तो जूनागढ़ है ही, रियासत वो भी थी, ये जूनागढ़ दुर्ग है, वो जूनागढ़ रियासत थी, ठीक है। जनमत संग्रह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, आपको भारत का इतिहास पढ़ाया तब पढ़ाई थी। तो ये जूनागढ़ कहाँ है, बीकानेर, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, जूना। अब आप लोग कई जने कहते हैं ना गुरुजी आप मारवाड़ी बोलते हो बीच में, हमारी समझ नहीं आती, तो मारवाड़ी तो आपको जक मार के समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यदि राजस्थान की चीजें पढ़नी है तो मारवाड़ी पढ़नी पड़ेगी। अब देखो यही चीज है, जूना यानी होता है हिंदी में आप कहोगे पुराना,
हिंदी में क्या कहोगे इसे? पुराना। मारवाड़ी में क्या है? जूनो, और तो जूनो उगो, और तो फाड़ जाई शर्ट हमें, और तो जूनो उगो। ठीक है, जूना यानी पुराना, यानी कि इसका निर्माण करवाया था राव बीका ने। सबसे पहले निर्माण किसने करवाया? बीका ने करवाया, इसलिए इसको कहा जाता था बीका जी की टेकरी। बीका जी की टेकरी, करनी माता के आशीर्वाद से बीका ने निर्माण करवाया था, बीका जी की टेकरी कहते थे। जूना यानी पुराना, ये पुराना किला था जिसका पुनर्निर्माण करवाया राय सिंह ने। किसने करवाया? राय सिंह ने। फिर इसका नाम क्या हो गया? जूनागढ़। कि ये तो पहले से बना हुआ जूनोगढ़ है वो तो, ठीक है, ये पहले से बना हुआ था, इसको वापस इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिनोवेट, ठीक है ना। तो इसे वापस जो है नया करवाया है उसे, तो ये जूनागढ़ नाम हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये बीकानेर जो शहर है इसे राती घाटी कहा जाता है, और वहां पे कोई किला बना हुआ है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे राती घाटी का किला कहा जाएगा। बहुत सिंपल। ठीक है, इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। देखो ये स्थल दुर्ग है, ये जमीन पे बना हुआ है, तो इसलिए क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर। जेवर यानी आभूषण है ये तो जमीन का। ठीक है, पहली बार लिफ्ट का प्रयोग इस दुर्ग में हुआ था, पहली बार लिफ्ट। ठीक है, चलिए इसके बारे में कहा जाता है, वैसे अपन सुनते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसे कहते हैं ना। कोई सीक्रेट बात आवे नहीं, कोई की नहीं मतलब भूंडियां कर रही हो है कि वो फलानियों थरबरमियों के था, या फिर अपन किसी की कर रहे हैं, है ना। फितरत है मानव की, कभी ना कभी किसी न किसी की हो ही जाती है। तो धीरे धीरे दीवार हो रहे भी कान वे थोड़ा कहते हैं ना। तो यहाँ पे इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि इसकी दीवारें बोलती है। अब बोलती क्या, अपन बात नहीं करे, अत ही नहीं करे, लेकिन ये इसकी कलाकृतियां इसके अंदर ऐसी कर रखी है, ऐसे लगता है कि इसकी दीवारें भी बोलती है। ये इस दुर्ग के बारे में कह रखा है। अब देखो मान लो ये कोटेशन आपके बारे में आपके आ भी गया ना, तो मैं इतना ये सब करियन पंपाल तो नाटक सारा एक्टिंग फैक्टिंग इस चक्कर में था ना, वो याद रह जाए हमेशा ही कि हाँ ये तो सर ने कहा था ना, फीस ने कही करिया, और ये चीज हमेशा के लिए हो जाएगी याद। ठीक है, हो जाएगी, गलत नहीं करके होगे ना। प्रमुख द्वार करणपॉल, करणपॉल के पास ही यहाँ पे एक वो बड़ा लगा रखा है, क्योंकि राय सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वो चलाई जाती है ना, उनके पूरे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए करणपॉल के पास ही। तो ये यहाँ पे बहुत सारी पॉलें हैं, जिसमें से करणपॉल, चांद पॉल, दौलत पॉल, फतेह पॉल, रतन पॉल, ध्रुव पॉल, सूरज पॉल आदि बनी हुई है। याद रह जाए तो कर लेना, नहीं कोई जरूरी इतनी खास भी जरूरी नहीं है। पोलों में से सवाल बहुत कम बनते हैं, पोले पूछी जाती है तो चित्तौड़ दुर्ग की या यही पूछते हैं ज्यादा। ठीक है ना। दुर्ग के प्रमुख निर्माण, लालगंज महल बनवाया है गंगा सिंह जी ने, ठीक है, अपने पिता की स्मृति में। अनूप महल अनूप सिंह जी ने ही बनवाया है। इसके अलावा छत्र निवास घंटाघर डूंगर सिंह जी द्वारा बनवाया गया। फूल महल, गज मंदिर महल, सूर सागर, रामसर, रामसर, सानीसर, सर जिसके पीछे लगता है वो तालाब है, ठीक है ना। सर यानी सरोवर है, वो कहीं ना कहीं पानी के स्रोत है। ठीक है, तो ये है रामसर, रानीसर। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर, और 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर है। तो एक चीज और बताऊं, प्राचीनतम सरस्वती माता की मूर्ति, प्राचीन सरस्वती माता की मूर्ति। हैरम गणपति जो मैंने आपको कल का टास्क दिया था, ये कैसे हैं? सिंह पर सवार के हैरम, सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति का है हैरम गणपति बीकानेर के अंदर। ठीक है ना, ये सारे इसके अंदर निर्माण हो रखे हैं। और देख लो जूनागढ़ दुर्ग। चलो इसी के साथ आज की अपनी एक और क्लास पूरी हुई। इस बार मैंने दुर्ग बहुत मतलब कोशिश की है बहुत बढ़िया डिटेल के साथ में आपको पढ़वाया जाए, क्योंकि देखो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं, मैं दुर्ग ये कम से कम तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, तीसरी या चौथी बार पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे। और हर बार की क्लास देखोगे आप, हर बार की क्लास में आपको कुछ ना कुछ चेंज और पैटर्न भी चेंज मिलेगा पढ़ाने का। ये हमेशा से रही है, मैं एक ही चीज एक ही तरीके से नहीं पढ़ाता, अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से पढ़ाता हूँ। हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता ही है। तो बढ़िया, शेयर करनी चाहो कर लियो, सब्सक्राइब करनी चाहो कर लियो, और नहीं भी करनी चाहो ना तो देर नहीं लेनी है। अपार्थ है, खाली याद कर लियो, बस आपकी नियमितता रख लेना, याद कर लेना। बाकी शेयर सब्सक्राइब लाइक ये सब होते रहेंगे, इनकी कोई चिंता नहीं करनी। न मैं चिंता करता हूं इनकी, और न आपको चिंता करनी है। चिंता किस चीज की करनी है? कि हमें नियमित रहना है
और हमें रेगुलर अपने लिए पढ़ना है। किसके लिए? खुद के लिए पढ़ना है। ठीक है, तभी आप पढ़ पाओगे। दूसरों की सोच के पढ़ोगे कि मैं इसके लिए पढ़ रहा हूं, आपकी इच्छा ही नहीं होगी पढ़ने की। 2-4 दिन पढ़ लोगे और फिर छोड़ दोगे। जब ये सोचोगे मैं खुद के लिए पढ़ रहा हूं, तब हमेशा ही पढ़ना पड़ेगा। या खुद के लिए कौन प्रयास नहीं करेगा। और आज के जमाना तो आपको कलयुग तो पता ही है कि ज्यादातर जो है खुद के लिए की जाती है चीजें। तो बढ़िया, जैसे भी हो नियमित रहना और नियमित पढ़ना। ठीक है, अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।